दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबीपी का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड का पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे अदर डिडक्शंस की जो कि कवर होती हैं अंडर सेक्शन 36। इसके पहले जो पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको सेक्शन 30 टू सेक्शन 35 के बारे में बताया था। ठीक है, टोटल मैंने आपको ये बताया था कि ये जो डिडक्शंस आपकी एक्सप्रेसली अलाउड होती हैं ये कवर होती हैं फ्रॉम सेक्शन 30 टू सेक्शन 37। तो सेक्शन 30 टू सेक्शन 35 हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। पार्ट 2 में भी हम लोग बात करेंगे सेक्शन 36 की, और इसके बाद जो पार्ट 3 होगा उसमें बात करेंगे सेक्शन 37 की। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 30 टू सेक्शन 35 में एक चीज़ मैंने आपकी छुड़वा दी थी जो कि होता है डेप्रिसिएशन अलाउंस। ये मैंने आपको बोला था कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन अलाउंस के बारे में। तो अभी हम लोग पहले 3 पार्ट्स कवर कर लें, उसके बाद फिर हम लोग डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात भी करेंगे। अब देखिए इसके पहले मैंने आपके 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर करा थे पीजीबीपी में। जो पहला वीडियो था इसका पीजीबीपी का, उसमें मैंने आपको चार्जेबल इनकम्स के बारे में बताया था। चार्जेबल इनकम्स थी, उसके बाद फिर डीम्ड प्रॉफिट्स, और पूरा एक ओवरव्यू भी आपको दिया था इस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर का। इसके बाद जो इसकी सेकेंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर प्रिपेयर करते हो। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ आपको उसमें से माइनस करनी होती है, क्या क्या चीज़ आपको उसमें ऐड करनी होती है। तो पूरा एक फॉर्मेट हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने कुछ असेसमेंट रूल भी वहाँ पर देखे थे। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड वीडियो की बात। और थर्ड वीडियो जो इसको था उसमें हम लोगों ने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, ये डिडक्शंस का। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि देखिए एक सीक्वेंस में यहाँ पर पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सीक्वेंस में चलोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप हर एक टॉपिक को यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के थ्रू ये वीडियोज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग हम लोग करेंगे पॉइंट 15 से। पॉइंट 15 से इसलिए क्योंकि 1 से लेकर के 14 हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। यहाँ पर आपको बताया गया है अदर डिडक्शंस के बारे में जो कि कवर होती है सेक्शन 36 के अंदर में, और इसमें नंबर ऑफ डिडक्शन आपको बताई गई है। जैसे कि अगर आप पहली डिडक्शन देखेंगे तो वो बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स और स्टोर। अब देखिए जब हम लोगों ने सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 35 डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी इंश्योरेंस प्रीमियम की केस आया था। तो आपको ये नहीं देखने की जरूरत है कि सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 35 के बीच में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम गिर रहा है, या फिर सेक्शन 36 में आ रहा है, या फिर सेक्शन 37 में आ रहा है। सेक्शन वाइज मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया ताकि एक सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर पूरे चैप्टर को कवर कर पाएं। आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि कौन से सेक्शन में आपका वो पर्टिकुलर डिडक्शन गिर रहा है। आप बस ये देखो कि कितना डिडक्शन आपको मिल रहा है, किस रिस्पेक्ट में मिल रहा है, और कितना अमाउंट आपको मिलेगा वहाँ पे। बस आपको ये देखने की जरूरत है, बाकी आप सेक्शन वाइज यहाँ पर छोड़ दो क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी। तो यहाँ पर जो पहला डिडक्शन आपको दिया गया वो बोला इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है किसके चीज़ में, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली है अपने स्टॉक के ऊपर जो कि आपने सेल करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था, या फिर कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर्स के ऊपर आपने यहाँ पर लिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कैटल पेड बाय द फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो भी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि मान लीजिए अमूल हो गया, पराग हो गया, ठीक है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर अगर होती है तो वो लोग क्या करती हैं, अपनी जो भी कैटल है उनके पास में, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इनके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती हैं वो लोग। ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने अपने कैटल के ऊपर यहाँ पर लिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया जा रहा है तो वो भी एज अ डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद और पूरा अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई लिमिट यहाँ पर है। ठीक है, 100% ऑफ द डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ की उसकी हेल्थ के लिए कोई भी यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसमें जो भी आप एज ए एम्प्लॉयर यहाँ पर प्रीमियम पे करोगे उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया। तो 3 तरीके के इंश्योरेंस प्रीमियम की हम लोगों ने बात करी। एक था स्टॉक और स्टोर्स के लिए, एक था यहाँ पर कैटल के लिए, और एक था हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद देखिए जो भी बोनस या कमीशन आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, फुल अमाउंट ऑफ डिडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी डिस्काउंट अगर आपने दिया है 0 कूपन बॉन्ड पे तो उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, और एन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। अब देखिए अगर इसकी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की हम बात करें तो ये मैंने आपसे जब सैलरी चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि ये मान लीजिए कि एम्प्लॉई हमारा और ये हमारा एम्प्लॉयर हो गया। तो यहाँ पर एम्प्लॉय अपनी सैलरी से हर महीने कुछ पैसा इस प्रोविडेंट फंड में डालता है, और जितना पैसा यहाँ पर एम्प्लॉय डालता है उतना ही पैसा यहाँ पर कौन डालता है, एम्प्लॉय डालता है। तो एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय अपना डालता है तो ये तो चलिए उसकी सैलरी की बात हो गई, लेकिन एम्प्लॉयर जो अपनी तरफ से यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है ये तो उसके लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पर जितना भी पैसा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या फिर कोई एक सुपर एन्युएशन यहाँ पर फंड अगर क्रिएट कर रखा है या फिर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड अगर कोई क्रिएट कर रखा है, तो उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर दे रहा है वो उसको एज अ डिडक्शन यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद देखें, इसके बाद इस पॉइंट में देखिए क्या बोला जा रहा है, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कोई भी यहाँ पर लोन अगर उठाया है तो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसका डिडक्शन जो है वो आपको यहाँ पर क्या होगा, अलाउड हो जाएगा। लेकिन ठीक है, बट इफ एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर एनी पीरियड beginning from the date on which the capital was borrowed for the acquisition of an asset till the date on which such asset was first put to use shall not be allowed as a deduction। कहने का मतलब ये है इनका कि मान लीजिए कि आपने 2011 में लोन लिया। ठीक है, आपने कोई मशीन, कोई कैपिटल एसेट आप यहाँ पे परचेज करना चाह रहे थे, कोई मशीन सपोज आप यहाँ पर परचेज करने के लिए आपने लोन उठाया था। 2011 में आपने लोन उठाया, 2012 में मान लीजिए कि आपने मशीन को खरीद लिया और इसको मशीन को लगाने में, क्योंकि बड़ी मशीन थी मान लीजिए, तो उसको इंस्टॉल कराने में आपको यहाँ पर दूसरा साल आ गया, यानी कि 2013 में आपकी जो मशीन थी वो यहाँ पर इंस्टॉल होकर के यूज़ होने लग गई। ठीक है, 2011 में आपने लोन लिया, 2012 में आपने उस मशीन को परचेज किया सपोज, और 2013 में आपने उस मशीन को इंस्टॉल करा के यूज़ पे डाल दिया। तो जितना लोन का इंटरेस्ट आपका 2011 से लेकर के 2013 तक, मतलब जब आपने लोन को उठाया और जब आपने मशीन को परचेज करके यूज़ में डाल दिया, उस पीरियड का जितना भी लोन होगा वो आपको अलाउड नहीं होगा यहाँ पे। एक बार आपने मशीन को यूज़ में डाल दिया, उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट आप पे करोगे वो आपको यहाँ पर अलाउड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो ये लोन को उठाया और ये जो आपने मशीन को यूज़ में डाला, तो ये जो पीरियड का इंटरेस्ट होता है ये उस पर्टिकुलर मशीन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, जब आप कैपिटल गेन निकालते हो यहाँ पर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप माइनस करते हो सेल प्रोसीड से, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो पर्टिकुलर पीरियड का इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा। मतलब देखिए, डिडक्शन आपको मिलेगी, लेकिन डिडक्शन आपको बिजनेस और प्रोफेशन में ना मिल करके कैपिटल गेन में यहाँ पर मिलती है। तो जब आपने लोन को उठाया और जब आपने मशीन को यूज़ में डाला, तो उसके पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ पर ऐड हो जाता है। और मशीन को एक बार आपने यूज़ में डाल दिया, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस लोन पे वो आपको अलाउड हो जाएगा। अब देखिए, इस पॉइंट में आपसे क्या बोला जा रहा है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो फंड होता है, जैसे कोई भी प्रोविडेंट फंड हुआ, उसमें एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा होता है तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट यहाँ पर पहले से ही रोक के रख लेता है। ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय अपने हाथ से जाकर के इस फंड में पैसा डाल रहा है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने पास में इस पैसे को होल्ड कर लेता है और पूरा का पूरा पैसा, मतलब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर इस फंड में डिपॉजिट कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही एम्प्लॉयर उसकी एम्प्लॉय की सैलरी से पैसे को होल्ड करता है अपने पास में, ठीक है, जो भी मान लीजिए कि 1000 का जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉय का, और 1000 रुपये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो एम्प्लॉयर को अपने कॉन्ट्रीब्यूशन का तो डिडक्शन मिल गया, और एम्प्लॉय का जो उसने 1000 अपने पास में होल्ड करके रखा था, ये क्या होता है कि ये 1000 उसके इनकम में यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्योंकि उसने एम्प्लॉय की सैलरी से काट करके अपने पास में होल्ड कर लिया। तो ये क्या होता है, ये उसकी इनकम में ऐड हो जाता है, और इनकम ऐड होने के बाद फिर उसको इसका डिडक्शन मिल जाता है। जैसे 1000 उसकी इनकम में ऐड हुआ, फिर जब जैसे ही इस अमाउंट को जो इसने उसके एम्प्लॉय की सैलरी से काटा हुआ है, इसको जैसे ही डिपॉजिट कर देता है उसके उसमें फंड में, तो यहाँ पर उसको उसका डिडक्शन मिल जाता है। अगर उसने ड्यू डेट के पहले यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, ड्यू डेट का मतलब है कि वो डेट जो कि यहाँ पर जिस डेट के अंदर अंदर उसको फंड में पैसे को डाल देना है, तो उसके पहले अगर वो डिपॉजिट कर देता है इस पैसे को, तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाता है। मतलब एक बार इनकम में ऐड हुआ, उसके बाद फिर उसको डिडक्शन मिल गया, तो कोई भी इम्पैक्ट उसके यहाँ पर इनकम पे नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है, सम्स रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एनी ऑफ हिज एम्प्लॉयज एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएन्युएशन फंड और एनी फंड set up under the Employees Stock Insurance Act or any other fund for the welfare of such employees is treated as his income। ठीक है, तो जो भी पैसा वो काट रहा है वो उसकी इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगा। If such sum is credited by the employer to the employee's account in the relevant fund on or before the due date, it is allowed as a deduction। तो पहले उसकी इनकम में हमने क्या किया, 1000 रुपये ऐड कर दिया, उसके बाद जैसे ही वो डिपॉजिट करेगा इस अकाउंट को, इस पैसे को उस फंड में, उसका डिडक्शन उसको यहाँ पर मिल जाएगा 1000 का, तो उसका जो टैक्स हुआ वो एक तरीके से नील हो गया इसमें। ठीक है, इसके बाद 9th पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, लॉस रिगार्डिंग एनिमल। लॉस रिगार्डिंग एनिमल का मतलब होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने मिल्क फेडरेशन वाला एग्जांपल देखा, तो उसमें क्या था कि कैटल के ऊपर आप अपनी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे थे,
तो उसी तरीके से क्या होता है कि वो कैटल को आप बिजनेस के पर्पस के लिए अपने यूज़ कर रहे थे, उसी से आप मिल्क प्रोडक्शन कर रहे थे। अब इन केस मान लीजिए कि उस कैटल की यहाँ पर डेथ हो जाती है या फिर वो कैटल परमानेंटली यूजलेस हो जाता है, कोई बीमारी उसको हो गई या फिर उसके पैर हाथ टूट गए, कुछ भी हो गया, तो वो आपके लिए यूजलेस हो गया। तो उस केस में जो भी आपको लॉस हो रहा है यहाँ पर वो भी आपको एज अ डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैटल को आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह ना रखो, मतलब आप उसको सेल करने के लिए ना रखो, आप उसको अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नॉट एज अ स्टॉक इन ट्रेड and have been died or become permanently uses for such purpose, the amount of loss equal to the difference between the actual cost to the assessee of the animal and the amount, if any, realized in respect of the carcasses of animal will be allowed as a deduction। तो सपोज यहाँ पर आपने उस एनिमल को खरीदा था 10,000 रुपये में, और जब इसकी डेथ हो गई या मान लीजिए कि परमानेंटली यूजलेस हो गया, तो आपने मान लीजिए कि इसको सेल कर दिया किसी को, तो आपका सेल हुआ ये 2,000 रुपये का, ठीक है। जैसे स्क्रैप हम लोग सेल करते हैं एक तरीके से, तो वही समझिए कि 2,000 रुपये का इसको सेल कर दिया, तो आपका टोटल लॉस यहाँ पर कितना हुआ 8,000 का। तो ये 8,000 रुपये का आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन बस आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज़ ना कर रहे हो। इसके बाद 10th पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। कोई भी फैमिली प्लानिंग के लिए आपने यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की फैमिली प्लानिंग के लिए आपने यहाँ पर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर किया है तो वो भी आपको एज अ डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है, पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉय इज अलाउड एज अ डिडक्शन। सच एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ कैपिटल नेचर। इन केस मान लीजिए कि जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो कैपिटल नेचर का है, इट शैल बी अलाउड एट अ डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स commencing from the previous year in which such expenditure is incurred. The unabsorbed part of the capital expenditure is treated in the same manner as an unabsorbed depreciation. तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो उसका तो डिडक्शन आप क्लेम कर लो, लेकिन अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए यहाँ पर, तो उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर क्लेम करोगे, और ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपकी स्टार्ट होगी उस प्रीवियस ईयर से जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस एक्सपेंडिचर को यहाँ पर किया है। और आपका जो अनएब्जॉर्ब पार्ट होगा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो यहाँ पर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा आगे के प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद वही सिंपल सी चीज़ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आपने अगर पे किया तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 12th पॉइंट बोला है, एनी सम पेड बाय अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी पेमेंट यहाँ पर करता है बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में यानी कि डोनेशन के फॉर्म में एक तरीके से, टू सच क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। तो कोई भी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में अगर कोई पैसा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो भी यहाँ पर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद 13th पॉइंट में देखिए बोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेज ऑन ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पजेज एंड एक्सपेंसेज ऑन गेस्ट हाउस आर फुली डिडक्टेबल। तो ये कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने किया हुआ है तो इनका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अगर आप लेस करो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B के अंडर में कवर ना हो। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये हमको बोलता है एक्सप्रेसली डिसअलाउड एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शंस की, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेसली डिसअलाउड एक्सपेंसेस की बात करता है कि वो डिडक्शन जो कि आपको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअलाउ किए गए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पर कवर ना हो। इसके बाद इस पॉइंट में देखिए क्या बोले हैं, अमाउंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटीज और कमोडिटीज ट्रांजेक्शंस इफ इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज और कमोडिटीज ट्रांजेक्शंस हैव बीन कंप्यूटेड अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आपका मान लीजिए बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो आपका सिक्योरिटीज या कमोडिटीज में डील करने का ही है, तो अगर आपने कोई भी यहाँ पर सम पेड किया है इन सिक्योरिटीज या कमोडिटीज़ के लिए तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकम जो आपकी है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी और कमोडिटी के जो भी ट्रांजैक्शन आप करो, उसे जो भी इनकम आपको हो रही है उस इनकम को आप चार्ज कर रहे हो अंडर द हेड PGBP, इस हेड के अंदर में आप चार्ज कर रहे हो। और देखिए अगर आपका बिजनेस उसका सिक्योरिटी या कमोडिटी डीलिंग का ही है तो फिर आपकी जो भी इनकम हुई इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से वो आपकी इसी हेड में चली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का है और उसके बाद आपने कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर सिक्योरिटीज का किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम आपकी होती है वो आपकी जाती है कैपिटल गेन हेड के अंदर में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पहले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन
80 CCD ऑन अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अप टू 10% ऑफ द सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस इफ द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है सो प्रोवाइड इन द प्रीवियस ईयर। देखिए सेक्शन 80 CCD जो होता है ये किसी पेंशन स्कीम के लिए होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफाई करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि स्कीम बनी हुई है, ठीक है, इस स्कीम में क्या करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे प्रोविडेंट फंड के केस में होता है। तो एम्प्लॉय जो करता है कंट्रीब्यूट इस स्कीम में, उसको भी यहाँ पर डिडक्शन मिलती है। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये एक GTI निकालते हैं, आपको याद होगा मैंने पहले ही बताया था, GTI जो आप निकालते हो उसमें से आप लेस करते हो अपनी डिडक्शन जो कि आपको दी गई है 80C से लेकर के 80U के बीच में, और इसके बाद आपको मिलती है टोटल इनकम जो कि आपकी टैक्सेबल होती है, इसी पे आप टैक्स चार्ज करते हो। तो 80C से लेकर के 80U के बीच में 80 CCD आपका एक डिडक्शन यहाँ पर फॉल करता है। तो 80 CCD जो होता है वो पेंशन स्कीम के रिलेशन में होता है और ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना पैसा अपनी सैलरी से इस स्कीम में, तो उसको यहाँ पर डिडक्शन उसकी मिलती है जितना अमाउंट उसने यहाँ पर डिपॉजिट किया है, या फिर 10% सैलरी का जो कि होगी आपकी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस इफ द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड। तो जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80 CCD, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय ने तो कंट्रीब्यूट कर दिया, एम्प्लॉयर भी तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर को भी यहाँ पर 10% तक का डिडक्शन मिल जाता है। मतलब जितना अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा एम्प्लॉय के लिए वो, या फिर 10%। तो कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम यहाँ पर जो लिमिट सेट की गई है वो 10% तक का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, उससे ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता है। और ये जो 10% निकलेगा, ये निकलेगा एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है उस सैलरी में, मतलब बेसिक सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा डियरनेस अलाउंस, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये मैंने आपसे सैलरी वाला जब चैप्टर मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर फॉर द परचेज ऑफ शुगर केन एट अ प्राइस विच इज इक्वल टू और लेस देन द प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी वो शुगर केन यहाँ पर परचेज कर रहे हैं उसको एज ए एक्सपेंडिचर यहाँ पर वो डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डिडक्शन है ये सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है चीनी को, शुगर को। अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे बैड डेट्स की। बैड डेट जो होता है वो काफ़ी कॉमन यहाँ पर डिडक्शन देखने को मिलता है, हर एक पर्टिकुलर बिजनेस में आप इस डिडक्शन को यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप बैड डेट्स का डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। कंडीशंस की देखिए अगर बात करें तो पहला कंडीशन बोल रहा है सच डेट हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द असेसी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर और एन अर्लियर प्रीवियस ईयर और रिप्रेजेंट्स मनी लेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और मनी लेंडिंग विच इज कैरीड ऑन बाय द असेसी। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जो डेट का आप यहाँ पर बैड डेट क्लेम कर रहे हो, ठीक है, उसका डिडक्शन आप क्लेम करने के मान रहे हो, वो डेट आपने अपनी इनकम निकालते टाइम पे उसको कंसिडर किया हो, ठीक है। आप मतलब उसकी जैसे मान लीजिए कि आपने अगर डेट पे यहाँ पर 20,000 रुपये के गुड्स सेल कर दिए, ठीक है, 20,000 रुपये के गुड्स आपने सेल किए, तो आप ये जो 20,000 रुपये के आपने सेल किया है इसको आप अपनी इनकम की तरह मान लो। आपने देखिए सेल कर दिया, अब आप उस पर क्रेडिट पे भी सेल करते हो, कैश पे भी सेल करते हो, तो चाहे आप किसी चीज़ पे भी सेल करो, डेट पे सेल करो, चाहे आप उसको कैश में सेल करो, आपकी अल्टीमेटली क्या होगी, इनकम होगी। तो आप ये जो डेट पे आप सेल कर रहे हो इसको आप कंसीडर करो अपनी इनकम को निकालते टाइम पे, तब आप इसका ये जो बैड डेट का डिडक्शन है आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है, इट हैज़ बीन रिटन ऑफ एज एन इररिकवरेबल इन द अकाउंट्स ऑफ द असेसी फॉर दैट प्रीवियस ईयर। रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि जो भी बैड डेट का डिडक्शन आप क्लेम करने के लिए मांग रहे हो उसको आपने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने राइट ऑफ किया हो। तो बस यही कंडीशन दो थी। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड की। तो बैड डेट्स रिकवर्ड में देखिए दो केसेस आपको यहाँ पर दिए गए। सबसे पहला अगर आप केस देखें तो वो बोल रहा है डेट रिकवर्ड इज लेस देन डेट माइनस बैड डेट अलाउड। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप करोगे डेट माइनस बैड डेट अलाउड, एक ये लोगे, उसमें से आप माइनस कर दोगे डेट रिकवर्ड को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बैड डेट टू बी अलाउड इन द ईयर ऑफ रिकवरी। बैड डेट रिकवर का मतलब ये होता है कि आपने जो बैड डेट यहाँ पर अलाउ किया था एज अ डिडक्शन, आपने उसको क्लेम किया था, वो आपको फ्यूचर ईयर में रिकवर अगर हो जाता है तो उसका किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। जो भी बैड डेट आपने क्लेम किया हुआ है उसका डिडक्शन, वो अगर आपको रिकवर हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट आप यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो केसेस इसमें, डेट रिकवर्ड अगर आपका लेस देन है, दूसरा केस होगा डेट रिकवर्ड अगर आपका ग्रेटर देन है। एग्जाम्पल से समझते तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। देखो मान लो कि आपका डेट यहाँ पर था 10,000 रुपये का, ठीक है, और यहाँ पर आपने बैड डेट जो इनकम टैक्स लॉ ने आपको यहाँ पर अलाउ किया, जो बैड डेट आप मांग रहे थे मतलब असेसिंग ऑफिसर से, तो उतना ही मान लीजिए कि आपको अलाउ हो गया। सपोज इसको ले लेते 4,000 रुपये।
तो ये आपका आ जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आपका डेट था और 4,000 आपका बैड डेट यहाँ पर अलाउ हुआ था, तो ये हो गया डेट माइनस बैड डेट अलाउड। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हो गया डेट 10,000, ठीक है, माइनस बैड डेट अलाउड यानी कि 4,000। तो ये हम लोगों का निकला यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये, ठीक है, ये हम लोगों का निकला यहाँ पर 6,000 रुपये, ठीक है। डेट माइनस बैड डेट अलाउड हम लोगों का 6,000 निकला। अब क्या हुआ कि आप 6,000 रुपये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, 6,000 रुपये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको यहाँ पर रिकवर होगा, लेकिन आपको रिकवर ये कितना हुआ, देखो 6,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब फ्यूचर में आपको रिकवरी होगी इस डेट की तो ज़रूरी नहीं कि जितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पर रिकवर हो। सपोज यहाँ पर आपको रिकवर होता है, तो ये हम लोग ले लेते हैं डेट रिकवर्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डेट रिकवर्ड आपको मान लो हो रहा है 5,000 रुपये का, ठीक है। ये जो आपका ये वाला हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सपोज था 2020 से लेकर के 21 का प्रीवियस ईयर, और ये आपको रिकवर हो रहा है 2021 से 22 में। तो आपको जो रिकवर हुआ वो 5,000 हुआ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब डेट माइनस बैड डेट अलाउड का मतलब होता है एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, तो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे 6,000 रुपये, आपको यहाँ पर जो रिसीव्ड हुआ वो 5,000 रुपये हुआ। तो ये पहला केस हम लोगों का फॉलो हो रहा है, देखिए डेट रिकवर्ड इज लेस देन डेट माइनस बैड डेट अलाउड। तो इस केस में क्या होगा, डेट माइनस बैड डेट अलाउड यानी कि जो एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, कितना एक्सपेक्ट आप कर रहे थे 6,000 रुपये, माइनस डेट रिकवर्ड, जितना डेट आपको यहाँ पर रिकवर हुआ है यानी कि 5,000 रुपये। तो 6,000 माइनस 5,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये जो आपका निकलेगा, ये 1,000 रुपये आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा फॉर बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर 2021 टू 22। तभी यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं डेट, ये बैड डेट इज टू बी अलाउड इन द ईयर ऑफ रिकवरी। तो 1,000 का बैड डेट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लेम करने को मिलेगा इन द प्रीवियस ईयर 2021 टू 22। लेकिन अगर मान लीजिए जो डेट आप रिकवर कर रहे हो वो आपका ज़्यादा हो जाता है, सपोज यहाँ पर आपको जो रिकवरी हुई वो यहाँ पर हो गई 8,000 रुपये की, ठीक है, 6,000 आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको रिकवरी हो गई यहाँ पर 8,000 रुपये की। तो ये हो गया आपका कितना 8,000, और ये डेट माइनस बैड डेट अलाउड आपका था 6,000 रुपये, ठीक है, ये ग्रेटर हो गया। तो इस केस में आप क्या करोगे, डेट आपका जितना रिकवर हुआ यानी कि 8,000 माइनस डेट माइनस बैड डेट अलाउड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यानी कि 6,000, तो ये जब आप माइनस करोगे तो 2,000 रुपये आपका आएगा। तो ये 2,000 रुपये आपका क्या है, एक तरीके से बैड डेट रिकवर्ड है। यहाँ पे जो बैड डेट आपने क्लेम किया था यहाँ पर 4,000 रुपये का, उसमें से 2,000 रुपये आपका यहाँ पर रिकवर हो गया। तो अब अगर ये रिकवर हुआ है तो आप क्या करोगे, इसको चार्ज कर दोगे उस प्रीवियस ईयर के, उसमें जिस प्रीवियस ईयर में आपको यहाँ पर रिकवरी हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी ये क्या हो गई, इनकम हो गई। जब आपको ये बैड डेट आपका हुआ था तो आपने इसका डिडक्शन क्लेम किया था, लेकिन अब जब इसकी रिकवरी हो रही तो ये क्या हो गई, इनकम हो गई आपकी। तो ये इनकम होगी टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ रिकवरी, जिस भी ईयर में आपको रिकवरी हो रही है उस ईयर में आप इसको एज अ इनकम चार्ज कर लोगे। तो ये हो गया हमारा बैड डेट्स का। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब जो बैड डेट्स आपके हो रहे हैं उसके लिए क्या करते हो, प्रोविजन यहाँ पर पहले से क्रिएट कर लेते हो ताकि जब एक्चुअल में बैड डेट आपको हो तो आपको झटका ना लगे यहाँ पे बिजनेस में, ठीक है। तो जो प्रोविजन आप बना रहे हो उसके लिए भी आप डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर अलाउड होता है। इसके अलावा अगर आप कोई और तरीके का बिजनेस रन कर रहे हो तो फिर आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का जो भी डिडक्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, ओनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, नो अदर असेसी इज अलाउड टू क्लेम दिस डिडक्शन। इसके बाद आपको कुछ लिमिट यहाँ पर बताई गई है कि कितना कितना प्रोविजन आपका यहाँ पर अलाउ होगा एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो अगर आप एक इंडियन बैंक हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए बोला जा रहा है 7.5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। तो जो भी टोटल इनकम आपकी निकल रही है बिफोर मेकिंग डिडक्शंस, जैसे यहाँ पर एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब वो होता है कि जो टोटल इनकम आपने बिफोर मेकिंग डिडक्शन निकाला हो, जो 80C से लेकर के 80U के बीच में आपको डिडक्शन यहाँ पर मिलते हैं, उनके पहले जो आपकी इनकम निकली थी, ठीक है, इनको आप वापस से जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया इनको आप वापस से ऐड कर दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। तो जो भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका मैक्सिमम 7.5% आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, और 10% ऑफ द एवरेज एग्रीगेट एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस। तो अगर जो रूरल ब्रांचेस हैं उनके केस में क्या होगा कि 10% आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन यहाँ पर बनाने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर आप फॉरेन बैंक हो तो यहाँ पर 5% है। उसके बाद जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए या फिर NBFCs हो गए, सबके केस में यहाँ पर 5-5% है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन बैंक अगर है तो उसके केस में 7.5% यहाँ पर हो जाता है।
इसके बाद देखें, इसके बाद लास्ट हम लोगों का डिडक्शन आएगा इसमें स्पेशल रिजर्व्स क्रिएटेड बाय द स्पेसिफाइड एंटिटी। तो जो भी स्पेसिफाइड एंटिटी यहाँ पर होती हैं उनको गवर्नमेंट यहाँ पर अलाउ करके रखा है कि वो कोई स्पेशल रिजर्व क्रिएट कर सकती हैं। तो जो भी अमाउंट वो स्पेशल रिजर्व में यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं उसका डिडक्शन वो क्लेम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड रिगार्डिंग स्पेशल रिजर्व्स क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्पेसिफाइड एंटिटी। अभी स्पेसिफाइड एंटिटी कौन होती है इसको भी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको मिलेगा, तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन की अगर बात करें तो ये होता है 20% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस। ठीक है, जो भी एलिजिबल बिजनेस होगा उसके प्रॉफिट से 20% मैक्सिमम, या फिर द अमाउंट क्रेडिटेड टू द स्पेसिफाइड रिजर्व अकाउंट विच एवर इज लेस। तो जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो, या फिर मैक्सिमम 20% ऑफ द प्रॉफिट। तो इनमें से जो भी कम आपका निकलेगा वो आपको एज अ डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, हाउएवर नो डिडक्शन इज अलाउड in this respect as soon as the special reserve becomes equal to or twice the paid up share capital and general reserve। तो जो भी उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एंटिटी की पेड अप शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व है उसको जैसे ही यहाँ पर ये उसके बराबर हो जाता है, मतलब स्पेशल रिजर्व का जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो वो स्पेशल रिजर्व का बैलेंस अगर बराबर हो जाता है पेड अप शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व के, या फिर यहाँ पर ये डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्पेसिफाइड एंटिटीज़ और उनके एलिजिबल बिजनेसेस की। हर एक स्पेसिफाइड एंटिटी के अलग अलग एलिजिबल बिजनेस यहाँ पर बताए गए। सबसे पहला केस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला है स्पेसिफाइड एंटिटी कौन कौन, अ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसके बाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गए, उसके बाद बैंकिंग कंपनी हो गई, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए यहाँ पर। तो ये जो स्पेसिफाइड एंटिटीज़ हैं ये यहाँ पर बिजनेस कर रही हो किसका, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इन इंडिया और डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। तो ये हो गया इन स्पेसिफाइड एंटिटीज़ का एलिजिबल बिजनेस। उसके बाद एक स्पेसिफाइड एंटिटी आपको बताइए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और ये क्या एलिजिबल बिजनेस कर रही हो, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेज इन इंडिया। उसके बाद जो सी कैटेगरी आपको बता रहे हैं वो बोल रहे हैं एनी अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। तो देखिए इतना ज़्यादा कंडीशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको आपके रेफरेंस के यहाँ पर बता दिया है। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी स्पेशल रिजर्व का अमाउंट डिपॉजिट होगा स्पेसिफाइड एंटिटी के थ्रू वो यहाँ पर एज अ डिडक्शन उनको मिल जाएगा, और कितना डिडक्शन उनको मिल रहा है बस इस चीज़ का आप ध्यान रखो। ये सब सिर्फ मैंने आपके यहाँ पर रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर दिया कि आपको अगर मान लीजिए कभी आप MCQ सॉल्व करो तो वहाँ पर आप आंसर दे पाओ इसका। तो ये हम लोगों ने अदर डिडक्शन जो भी थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। कोई भी तरीके का आपका डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर डिडक्शन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो बची हुई डिडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, और आगे जितने भी टॉपिक हैं PGBP हेड के अंडर में वो सारे यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।